नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून 2026 तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक जमा होंगे, जबकि 19 मई को जांच और 21 मई तक नाम वापसी की जा सकेगी। नगरीय निकायों और पंचायतों के लिए मतदान 1 जून को होगा। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव की मतगणना 1 जून को ही होगी। आयोग ने बताया कि नगरीय निकायों के 82 और पंचायतों के 1228 रिक्त पदों पर चुनाव होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। बिलासपुर नगर निगम 1300 करोड़ से ज्यादा के बजट का दावा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालात ऐसे हैं कि खुद महापौर पूजा विधानी के वार्ड में ही लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सवाल यह है कि जब महापौर के इलाके में ही ये स्थिति है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। ये तस्वीरें हैं हेमूनगर और बंधवापारा अटल आवास की, जहां के रहवासी पिछले 1 साल से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। परेशान महिलाएं शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंची और पीने के साफ पानी की मांग की। रहवासियों का कहना है कि नल से आने वाला पानी गंदा, बदबूदार और कीड़ों से भरा होता है। हालत यह है कि लोग इस पानी को कपड़े से छानकर किसी तरह उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस वार्ड में ये समस्या है वो खुद महापौर का वार्ड है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके ब्लॉक में बोर तक नहीं है, मजबूरी में दूसरे ब्लॉक से पानी लेने जाते हैं, जहां विवाद की स्थिति बन जाती है। कई बार शिकायतें तोरवा जोन कार्यालय और नगर निगम तक की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंच गए हैं। नगर है ना, वहाँ का अटावाला जो अभी नया बना है वहाँ से आई हुई हूँ। बी ब्लॉक 15 नंबर से हूँ। वहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो रही है। जो नॉर्मल पानी आता है, एक जो नॉर्मल पानी जो टंकी में नीचे भरता है, फिर वो ऊपर लोड होता है, जिससे हम लोग सिर्फ बर्तन धोते हैं और नहाते हैं और कपड़ा धोते हैं। वो पानी में इतना गंदगी है, इतनी गंदगी जिसमें कीड़े तक आते हैं। वो पानी का बोतल में भरोगे ना तो आपको एक वाइट सा उसमें और कुछ कचरे वगैरह दिखेंगे। ठीक है, वो इतना गंदा पानी, इसको पी नहीं सकते। और हम लोग जो पीने के लिए पानी कहाँ से लेकर आए? हमारे यहाँ तो बोर है ही नहीं, तो हम सामने वाले के यहाँ जाते हैं। सामने वाला जो अटल आवास हुआ है तो उसके यहाँ जाते हैं, तो वो लोग पानी भरने नहीं देते हैं। पानी भरने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई करते हैं। हम तो उनसे लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि अदर कौम के हैं। फिर हम मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान का विवाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपने मुँह बंद करके रखते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं लोग, नल को कपड़े से बांध देते हैं या पानी नहीं भरने देते हैं, वहाँ नहीं भरने देते। समस्या है? ये साल भर हो गया है, 1 साल। आपने इनकी शिकायत पार्षद से की कि हाँ, जोन कार्यालय में भी की है, नगर निगम जो है वहाँ पे भी गए हैं, अभी यहाँ पे आए हैं। आपके मोहल्ले के वो हैं, महापौर हैं, तो उनसे मुलाकात किया आपने? मुलाकात आए थे वहाँ पे, पर बोल रहे हैं करवाएंगे, आगे काम होगा, पर कुछ काम हुआ ही नहीं अभी तक। तभी तो हम यहाँ आए हैं आज। पानी की इतनी समस्या, चौथे माले से नीचे उतरते हैं लेने के लिए। हमको बोर चाहिए। हमारे अटल आवास है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक है, ये तीनों एक नया बना हुआ है। हमको आप एक नया बोर चाहिए और साफ सफाई भी चाहिए। और के वार्ड में पानी की समस्या हल नहीं कर पा रहा तो पूरे शहर की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब जागेगा और इन लोगों को राहत कब मिलेगी। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शिवनाथ नदी में भीषण प्रदूषण के कारण लाखों मछलियों की मौत हो गई है। कभी साफ और जीवन देने वाली नदी आज जहरीली बन चुकी है और इसके पीछे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या लापरवाही ने नदी को मार दिया? ये तस्वीरें सरगांव क्षेत्र के पास शिवनाथ नदी की है, जहां बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। आसपास के गांव में बदबू और गंदगी का आलम है। जब इस मौत की वजह तलाश की गई तो मामला पास में स्थित भाटिया वाइन शराब फैक्ट्री तक पहुंच गया। आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला पानी बिना ट्रीटमेंट सीधे नाले के जरिए नदी में छोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि कभी नीली दिखने वाली शिवनाथ नदी अब काली पड़ गई है और जलीय जीवों का जीवन खत्म हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि नियमों के अनुसार बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी छोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी ये सब खुलेआम हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय सप्ताह में 2-3 दिन जहरीला पानी छोड़ा जाता है। इस पानी के संपर्क में आने से लोगों को खुजली और सांस की बीमारियां हो रही हैं। करीब 15 गांव इस प्रदूषण से प्रभावित है, लेकिन रोजगार के डर से लोग खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 लीटर शराब बनाने में करीब 15 लीटर जहरीला अपशिष्ट निकलता है, जिसे ट्रीट करना जरूरी है, लेकिन खर्च बचाने के लिए इसे सीधे नदी में बहा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी वजह से 1 साल पहले हाईकोर्ट ने इस फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन हालात फिर वही
हो गए। इस मामले में जब संभाग आयुक्त सुनील कुमार जैन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मामला हाई कोर्ट में लंबित होने की बात कही। देखिए, इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर है और उसमें विधिवत सुनवाई हो रही है, इसलिए मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। शिवनाथ नदी में मछलियों की ये मौत सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पर्यावरण और सिस्टम की बड़ी विफलता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होती है या फिर ये जहरीली खेल यूं ही चलता रहेगा। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा वेदांता पावर प्लांट सिंगी तराई की घटना में केवल 2 लोगों पर एफआईआर की जानकारी दी जा रही है। वहीं 17 नामों पर डबरा पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है। युवा कांग्रेस शनिवार को राजीव भवन में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बचे शेष आरोपियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। गौरतलब है कि 14 अप्रैल वेदांता पावर प्लांट के बॉयलर फटने से 25 कर्मचारियों की एक एक करके मौत हो गई थी। घटना के बाद डबरा पुलिस ने उद्योग के मालिक अनिल अग्रवाल एवं कंपनी प्रबंधक देवेंद्र पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इस मामले में 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने 2 नामों की घोषणा तो कर दी, लेकिन 17 नामों पर अभी भी पर्दा डाल रखी है। ऐसे मामलों में पुलिस बड़ा खेल भी करती है, क्योंकि नाम जोड़ने छोड़ने में पुलिस को बड़ा आर्थिक लाभ होने की बात कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि जब डबरा थाना प्रभारी से एफआईआर की कॉपी मांगी गई तो एफआईआर को सेंसिटिव बता दिया। वहीं जिनके नाम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कांग्रेसियों ने इस मामले में जिम्मेदारों पर छोटी धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किए जाने का आरोप लगाया है। जहाँ घटना हुई थी वो थाने के अंतर्गत डबरा थाना पड़ता है। डबरे थाने में जब हम लोगों ने टीआई से पूछा भैया कि इसमें क्या धारा लगा है, आप हमें एफआईआर दिखाइए, तो उन्होंने कहा संवेदनशील मुद्दा है। तो मतलब कि हम लोगों ने सवाल खड़ा किया कि संवेदनशील मुद्दा इसमें क्या है। सरकार घटना हुई, सरकार ने मुआवजा दिया, जो दोषी थे आपने एफआईआर किया, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात थी। तो हम लोगों ने थाने में जब आंदोलन किया तब भी टीआई की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बता पाए कि क्या धारा में एफआईआर हुआ है। और जब बाद में हमारे सूत्र बताए हमको कि धारा ऐसी ऐसी लगा गई है कि वो मुझे लगता है अभी तक वो छूट के जमानत लेके थाने से निकल गए होंगे। इतनी बड़ी घटना होती है, 10 दिन हल्ला होता है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि क्या यही वेदांता जो है, जो बात आ रही थी कि 400 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया था, यह उसी की मेहरबानी है कि कोई एफआईआर नहीं हो रहा है। और क्या मजदूरों की जान इतनी सस्ती है कि कोई, और छत्तीसगढ़ में क्या ये निरंतर प्रक्रिया हो जाएगी कि सीएसआर फंड आपके पास, करोड़ों का फंड फैक्ट्री आप चलाते हैं, मर जाएंगे मुआवजा दे देंगे, गैर जमानतदारों में एफआईआर हो जाएगा, मामला हल्ला होगा, ठंडा हो जाएगा। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था, पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हम लोग चर्चा करें, जानकारी लें, सरकार इस बात पर ठोस नीति बनाए और क्या कार्रवाई वेदांता पावर प्लांट की ऊपर हुआ है। सरकार का कुछ जिम्मेदार मंत्री सामने आए, बताए कि इन धाराओं में सरकार अगर कार्रवाई की है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार को जिम्मेदार मंत्री सामने आए और बताया कि 20 दिन पहले जो घटना वेदांता पावर प्लांट की हुई थी छत्तीसगढ़ में, उसका स्टेटस क्या है, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, कितने गिरफ्तारी हुई है, क्या मामलों में धारा दर्ज की गई थी, और अगर किन धाराओं में। और आने वाले समय में अगर सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं करती है तो सख्ती से लेकर रायपुर तक वेदांता पावर प्लांट और तमाम जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है युवा कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करेगी और वेदांता की सच्चाई जो है जनता के बीच इस युवा कांग्रेस लेके आएगी। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पानी भरने की बात को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हमला कर दिया। घटना में धारदार हथियार का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के महिमा नगर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों पड़ोसी परिवारों के बीच पानी भरने को लेकर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर हमला कर दिया। हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं इस वारदात में एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये आज सुबह की घटना है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत महिमा नगर के पास 2 पड़ोसी हैं, एक शाहिद और दूसरा कुशल मानिकपुरी। इनकी आपस में पानी भरने के लिए विवाद हुई, जिस पर
कुशल मानिकपुरी ने इनके ऊपर घर में घुसकर हमला किया धारदार हथियार से। थाना सिरगिट्टी में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और आगे विचार की जा रही है। महासमुंद पुलिस ने 10 से अधिक चोरी के मामलों में शामिल एक चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी घर निर्माण कार्य चल रहे मकानों को निशाना बनाता था और छोटे बच्चे और बुजुर्गों की मौजूदगी में चोरी की वारदात करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 25 लाख रुपए के सोने और 6 लाख रुपए से अधिक के चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पूछताछ में चोरी के जेवर अलग अलग ज्वेलरी दुकानों में बेचे जाने का खुलासा हुआ है। तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। आरोपी पहले भी कई जिलों में चोरी के मामलों में शामिल रहा है। एक केस में जेल गया था और इलाज के दौरान अपने इलाज के दौरान अस्पताल से भागा है। तब से लेकर नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 5 महीने के अंतराल में महासमुंद जिले में उसने 15 घटनाओं को अंजाम दिया है। 15 घटनाएं का एमओ बहुत सेम है। ये 15 घटनाएं में से 11 में ऑलरेडी एफआईआर है हमारे पास। कोमाखा में 2, बुंदेली थाने में 2, तेंदुकोना में 1, पिथौरा में 1 और सांकरा में 4। 11 एफआईआर है, बाकी 4 की प्राप्ति ढूंढ रहे हैं। 15 के का तरीका एमओ ऐसा है कि ये बाइक में ग्रामीण क्षेत्र में घूमता है, वैसे घरों को चुनता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑलरेडी रखा हुआ है, कई घरों में काम हो रहा है। तो अगर ईटा बालू रखा है तो उस घर में घुसता है जहाँ पर अकेले कोई पड़ा होता है, बोलता है कि आपको छड़ की जरूरत है, आपके पिताजी बोले थे मुझे छड़ सप्लाई करने आया हूँ, आपके घर में जो पैसा वो पेमेंट दे दीजिए। और ये बोलकर भला फुसलाकर या तो बच्चों को या बूढ़ों को भला फुसलाकर रकम या फिर जेवरात लेकर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया में उसने 15 ऐसी घटनाएं की हैं और पकड़ा गया है। 15 घटनाएं के बाद वो पकड़ा गया है। पकड़ाने के बाद उससे पूछताछ गंभीर पूछताछ किया गया, जिसमें उसने टोटल 15 घटना स्वीकार किया है। जब्ती में अब तक टोटल 163 ग्राम सोना, जो कि लगभग 25 लाख का है, 2.5 किलो चांदी, जो कि 7 लाख का, टोटल 32 लाख की जब्ती हुई है। ये जब्ती पूरे 15 प्रखंड की है। और जब्ती में ये जो जितने भी गहने थे ये महासमुंद के ही पिथौरा, भंवरपुर और सरायपाली के ज्वेलर्स हैं जो आदतन रूप से इनको खरीदते हैं। एक जीएस ज्वेलर्स पिथौरा के हैं, कैलाश ज्वेलर्स भंवरपुर के हैं, इसके अलावा तमन्ना और संतोष ज्वेलर्स सरायपाली के हैं। इनके ऊपर चोरी का सामान खरीदने का सेक्शन, इन्हीं अपराधों में इनके ऊपर वो धाराएं लगी है। और एक तरह से बाकी ज्वेलर्स को भी ये मशवरा है, चेतावनी है कि चोरी का सामान खरीदने से बचे। और आगे में अगर इसी तरह से इनके ऊपर अपराध बढ़ता रहेगा तो गुंडा और निगरानी बदमाश करने की प्रक्रिया फिर भी सोचा जाएगा। बिलासपुर के खोंदरा जंगल से वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक खबर सामने आई है, जहां जंगल में एक चीतल मृत अवस्था में मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में चीतल की मौत चोट लगने के कारण होना बताया जा रहा है। इसके बाद वन विभाग की मौजूदगी में मृत चीतल का पोस्टमार्टम कराया गया ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन विभाग ने नियमों के तहत मृत चीतल का विधिवत दाह संस्कार किया। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। बिलासपुर जिले के जहाभाटा मंदिर चौक स्थित रानी फैंसी स्टोर में आज सुबह अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग स्टोर की पहली मंजिल पर लगी, जिसे देखते ही देखते वहां रखा सामान अपनी चपेट में ले लिया। घटना सुबह की बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आने से पहली मंजिल पर रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की सूचना के बाद पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। शुरुआती तौर पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मंदिर चौक के पास की घटना है। यहाँ एक रानी फैंसी स्टोर नाम की दुकान है जहाँ पर आग लगी थी, जिससे आग पर काबू पा लिया गया है और आग के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। आगजनी कायम करके आगे की जांच की जाएगी। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसकी पालन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो लूज वायर रहते हैं और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है, इसकी प्रॉपर जो दुकानें हैं, जो बड़ी दुकानें, गोडाउन है, इनकी चेक करना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी है जिसमें ये सब उसका पालन करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। न्यायधानी बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां बिजली बिल, बैंक लोन, पारिवारिक विवाद, मोटर व्हीकल चालान और आपसी मामलों सहित कई प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया।
लोक अदालत में बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पूरे दिन न्यायालय परिसर में लोगों की भीड़ और मामलों के समाधान को लेकर हलचल बनी रही। लोक अदालत में सबसे ज्यादा चर्चा बिजली बिल से जुड़े मामलों को लेकर रही। ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे कई लोगों ने बताया कि उनके बिजली बिल में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे वे परेशान हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार उसे बिजली बिल भेजा गया, जिसमें करीब 65,000 रुपए की राशि बताई गई। विभाग की ओर से लगभग 23,000 रुपए की छूट देकर बाकी रकम जमा करने को कहा गया, लेकिन पीड़ित ने पूरी राशि माफ करने की मांग की। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उसका मकान पिछले 5 से 7 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, इसके बावजूद भारी बिजली बिल थमा दिया गया है। उन्होंने भी लोक अदालत में पहुंचकर राहत और छूट की मांग की। इस मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समाधान शिविर के माध्यम से सभी मामलों का निराकरण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं को बकाया राशि में लगभग 50% की छूट दी जा रही है, ताकि लोग आसानी से अपना भुगतान कर सके और विवाद खत्म हो सके। मोर बिजली बिल है एक है 65,980 रुपया। कितना साल बाद आए? मान लो लगाए कम से कम 12-13 साल हो गए बिजली बिल लगा। बिजली ओकर बाद बिल आज नहीं है। तो 12-13 साल ले बिल नहीं आए? नहीं आए तो बोलत नहीं रहे बिजली बिल नहीं आते कि तो छूट है कहा काइद के छूट देते रहे? बिजली बिल का छूट है कहत रही सेवा अभी नहीं आया। बिजली अब आ रही से बिजली बिल तो लेगन ते में छूट है, ऋण लिखा है कहा ओकर बाद एक 65,000 आई से। अभी का बोलत नहीं? अभी आए हैं तो 25% यहाँ 23,000 पटायल पर ही छूट हो ही कहते, बाकी पटायल पर ही किस्त पटाओ कहते। तो किसान आदमी हमारे पैसा भी नहीं है, KCC लेके तो खेती करबो। तो मन का चाहता पूरा आप तक माफ कर देवा। जब बिजली बिल भेजी बोला हर महीना दे तो हम पटा सकबो। इधर लोक अदालत में बैंक लोन और सेटलमेंट के मामलों की भी बड़ी संख्या देखने को मिली। SBI समेत कई बैंकों ने अपने अपने शिविर लगाए थे, जहां पुराने लोन, बकाया किस्त और बैंक विवादों का समाधान किया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि ग्राहकों को राहत देते हुए समझौते के जरिए मामलों का निपटारा किया जा रहा है। आज जो नेशनल लोक अदालत है, इसमें हर प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से सेगमेंट से हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट से हो, है ना। और इसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने जिन लोगों को भी नोटिसेस सर्व किया है ना, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना जो भी उनका है पैसा सेटलमेंट के लिए वो लेके आ रहे हैं और हम उसको सेटल कर रहे हैं। किस प्रकार की राहत लोगों को दी जा रही है इससे? इसमें लोगों को ब्याज की राहत दी जा रही है। ब्याज में हम राहत दे रहे हैं और उनको केसेस को सेटल कर रहे हैं। इतनी प्रकरण अभी तक आई होगी? अभी तक हमारे पास 55 प्रकरण हो चुकी है। कुल मिलाकर आज की लोक अदालत लोगों के लिए राहत लेकर आई, जहां वर्षों पुराने मामलों का समाधान आपसी सहमति और समझौतों के माध्यम से किया गया। बिलासपुर से भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में पिछले कुछ समय अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। राजधानी में कमिश्नरेट लागू होने के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी वारदातों को अंजाम देने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में आए दिन चाकूबाजी, लूट, मारपीट, हत्या और दुष्कर्म जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी अपराधियों में किसी प्रकार का डर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार चाकूबाजी की यह वारदात राजा तालाब इलाके में हुई है। यहां एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते अधिवक्ता पर चाकू से वार कर दिया। अधिवक्ता की पहचान रमीज खान के रूप में हुई है। घटना के बाद रमीज खान बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फजल नामक युवक ने अधिवक्ता रमीज खान की छाती, पसली और पैर पर चाकू से हमला किया। इस हमले में रमीज खान गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल रमीज खान की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सिविल लाइन थाना पुलिस आरोपी फजल की तलाश में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजा तालाब एरिया में कल रात में लगभग 8:30 बजे की घटना है ये। इसमें पीड़ित रजीउद्दीन खान को एक फजल खान एवं अन्य आरोपियों के द्वारा इसके साथ में प्राणघातक हमला किया गया है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद से आरोपियों की और संदेहियों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। इसमें 3-4 जो हैं जिनके नाम सामने आए थे उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। जो अन्य आरोपी हैं उनके पीछे भी टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच की और थाने की टीम लगी है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है?
इसमें 2 दिन पहले भी इस दोनों पक्षों का विवाद हुआ था और इसमें जो पीड़ित है उसने और उनके भाई ने और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके और उसके अन्य साथी के बीच में विवाद हुआ था। उसमें भी दोनों पक्षों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रतिबंधक धाराओं में पृथक से कार्रवाई भी की गई थी। उसी घटना की रंजिशवश ये घटना होना बताया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार शाम को एनएसयूआई ने राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया। छात्र शक्ति जन परिवर्तन आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच देर शाम तक धक्का मुक्की और नोकझोंक होती रही। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शन तेज हुआ। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान छात्र संघ चुनाव बहाल करने, शिक्षकों और शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने, विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने, नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्र हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसे एनएसयूआई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने और युवाओं को रोजगार के अवसर देने की मांग की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता विधायक देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, आकाश शर्मा, गुलाब कमरो, संजीव शुक्ला, पंकज मिश्रा, सुबोध हरितवाल, अजीत कुकरेजा, भावेश शुक्ला, शांतनु झा समेत प्रदेश भर से एनएसयूआई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैंपस के वो छात्र हैं जो छात्र संघ का चुनाव चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रदेश की जो सरकार है वो तानाशाही कर रही है, नौजवानों के खिलाफ काम कर रही है। आज हमारे अध्यक्ष नीरज पांडे ने ये पूरा आंदोलन जो है यहाँ किया है। मैं तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से कहूँगा और तमाम उस छात्र शक्ति से कहूँगा कि आप इस तानाशाही सरकार को जवाब दीजिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सरकार फेल है, यहाँ पे रोजगार के नाम पे सरकार फेल है, ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो ये बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जिस तरीके से नौजवानों के अंदर ड्रग्स की आज जो है आदत बढ़ी है, मैं ये कहता हूँ कि मैं जब यहाँ के नौजवानों से कैंपस के अंदर बातचीत करा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे ड्रग्स इस कदर मिल रहा है, नशा इस कदर मिल रहा है जैसे किसी चाय की दुकान पे जो है बिस्किट नमकीन मिलता हो। तो ये हमारे नौजवानों के भविष्य पे एक गंभीर सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री और उनके चहेते जिन्होंने अपने बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल लिए हैं, आज वो उनको तो चमकाने में लगे हुए हैं, वो अच्छी फैकल्टियाँ लाने में लगे हुए हैं, अच्छे प्रोजेक्टर क्लासरूम बनाने हैं, लेकिन हमारे गरीब गाँव किसान के बच्चे जो हैं वो कहाँ जाके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सरकारी संस्थानों को इन्होंने खत्म करने का, ध्वस्त करने का काम किया है। तो हमारी प्रमुख मांगे यही हैं कि छात्र संघ का चुनाव बहाल किया जाए, प्रदेश के नौजवानों में जो नशा फैल रहा है उसके खिलाफ सरकार जो है कड़ा काम करे, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले। बहन बेटियों की सुरक्षा करने में ये सरकार विफल है, महिला सुरक्षा के नाम पे सरकार विफल है। छात्र छात्राएं जिस तरीके से बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती फीस के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो उस पर सरकार जो है कोई संज्ञान ले, लेकिन प्रदेश की सरकार आंखें बंद करके सो रही है। आज एनएसयूआई का कार्यकर्ता रात में उनको जगाने के लिए निकला है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए मैंने पूरे राजनीतिक इतिहास में ऐसी बैरिकेडिंग पहली बार देखी है कि चद्दर से पूरे जो है रोड को जाम कर दिया गया, सीज गया है। लेकिन ये समझ में आया है कि मुख्यमंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि नौजवान पूरा उनके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि सरकार ने एक भी काम नौजवानों के हित में नहीं किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।